नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सियासी जमात तो है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वो सियासत कर रही है या सिर्फ मफाहमत कर रही है। ऐलानात आते हैं, बयानात आते हैं और बात सिर्फ एक मुलाकात पर जाकर ख़त्म हो जाती है। पीपल्स पार्टी जिसे जुल्म समझती है इसके खिलाफ दुहाई भी देती है, लेकिन इसे सहती भी रहती है। जिस मौक़िफ़ को गलत समझती है, बाद में इसी मौक़िफ़ के खिलाफ राय के सामने सर भी झुका देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। सेनेट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 2 कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी गई। FATF दहशतगर्द तंजीमों की माली मावनत और काले धन को कंट्रोल करने के पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन नहीं था। इसके लिए कानून साजी की शर्त आयद की जा चुकी थी और वो शराइत आज पूरी की गई। अगर पाकिस्तान की शराइत पूरी न करता तो इसे इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ता, यानी तिजारत के लिए रुकूम की तरसील मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती। आज पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए 2 कवानीन में तरमीम की, तो इसकी मंजूरी में पीपल्स पार्टी के वोट भी शामिल थे। हालांकि अपोजिशन इस मुजव्वज़ा कानून साजी में चंद शराइत के खिलाफ थी। अपोजिशन का कहना था कि इन कवानीन की आड़ में हुकूमत किसी भी शहरी को गिरफ्तार करने और 180 दिन तक हिरासत में रखने का हक लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इरादा जाहिर किया था कि वो ये कानून पास नहीं होने देंगे। नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे। फैटिफ के नाम पे और दहशतगर्दी के नाम पे ऐसे कानून लेकर आना चाहते हैं जो कि हुकूमत को और हुकूमत के इदारे को हर शहरी को पकड़ने की इजाजत देगा। कोई कानूनी ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज जब हुकूमत ये तरामीम कौमी असम्बली में लेकर आई तो बहुत हंगामा आराई हुई। तरीक़ाकार के मुताबिक कानून की मंजूरी के लिए स्पीकर या चेयरमैन सेनेट आवाज लगाता है। जो हक में है वो वहाँ कहेंगे और जो खिलाफ है वो ना कहेंगे। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में तो हाँ के साथ साथ ना की आवाजें भी आती रही, लेकिन आज सेनेट में इतनी खामोशी के साथ कानून मंजूर हुआ कि ना हाँ की आवाज आई और ना की। All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it. The motion is drafted and constituted bill is passed. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. सेनेट में खामोशी की एक वजह तो यह है कि मंजूर होने वाले बिल में ऑपोजिशन की मुजव्वज़ा तरामीम भी शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के सेनेटर ये तासुर दे रहे हैं कि गोया ये फैसला उनसे जबरदस्ती लिया गया। आज मुझे ये नजर आया कि आज मेरे जैसा शख्स जिसके हाथ और पैर और गले के अंदर डोरी है वो पार्लियामान में बैठा है। लिहाजा फर्क इंस्टीट्यूशन में नहीं जनाब चेयरमैन, फर्क हम में। जनाब चेयरमैन, ये एक निहायत अफसोस की बात है कि मैं कठपुतली की तरह अपने हाथ और पैर हिलाता हूं जब मेरी डोर कहीं से खिंचती है। पीपल्स पार्टी का यही मामला है। जबान पर कुछ होता है, ऐवान में कुछ कहते हैं। ऐवान में पीपल्स पार्टी की ही एक और सेनेटर शरी रहमान ने गिला किया कि पार्लियामान में हर तरह की कमेटी मौजूद है, तो मेंबरान को इन कमेटियों में ब्रीफिंग क्यों ना दी गई? आपके पास हर किस्म की कमेटी है, कौन सी कमेटी जो नहीं है? फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, एक दोनों हाउसेस की बड़ी जबरदस्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, हर किस्म की कमेटी, डिफेंस कमेटी है, सारी गैर फाइल पड़ी हैं। उन कमेटियों में ये ब्रीफिंग अगर हो जाती तो जो मेंबरान है वो अपने लीडर्स को, अपने हाउस को, अपनी पार्टीज को कम से कम कह सकते कि जी हमें ब्रीफिंग हुई है। लेकिन जब मामला कमेटी में चला ही जाता है तो वहाँ पीपल्स पार्टी का रवैया कुछ और होता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ तो खबरों के मुताबिक सेनेटर रहमान मलिक ने कहा, बिल में तरामीम कराने की क्या जरूरत है, हमने बिल पास करना है, दूध में मेंगना डालने के क्या फायदा। सूरज बहुत तेजी से चमकता है तो ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं, तो मेरा ये कौमी सोच के साथ ये ग्लेशियर पिघला है। आपने नाज़रीन रहमान मलिक की बात सुनी। ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन। आज के चमकने की तरफ उनका इशारा है वो गालिबन कुछ रोज पहले होने वाली एक मुलाकात, जिससे आज से 3 दिन पहले रहमान मलिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिल चुके। इस मुलाकात के बाद जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की, इसके मुताबिक रहमान मलिक ने न सिर्फ अमन कायम करने के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की थी, बल्कि सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया था।
आज बिलावल भुट्टो हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन जब रहमान मलिक आर्मी चीफ को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला रहे थे तो उस वक्त रहमान मलिक ने भी बिलावल भुट्टो को एतमाद में नहीं लिया था। बिलावल तो इस मुलाकात से लाइल्म थे। मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूँ कि शायद ये सीनियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा। और आज ये बिल मंजूर होने के बाद भी, इस बिल के हक में वोट देने के बाद भी बिलावल भुट्टो यही शिकवा कर रहे हैं कि इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। अगर एतमाद में नहीं लिया गया था तो वोट क्यों दिया? जहां तक अब आने वाला फैटिव के लेजिस्लेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे ऑपोजिशन जमातों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सारे लेजिस्लेशंस को बहुत गौर से देखें। आखिर पीपल्स पार्टी की कौन सी बात को दुरुस्त समझा जाए? अगर दिल तरमीम के साथ नहीं है तो जबान से क्यों साथ दिया? अगर दिल से साथ दिया है तो फिर रहमान मलिक की तरफ कौन सा सूरज चमक रहा है? अगर दिल में ना है और जबान पर हाँ है तो क्या इसे पीपल्स पार्टी की सियासी अदाकारी समझा जाए? मैं भी खड़ा होके ऐसे ये सियासी अदाकार खड़े हुए हैं, यूं हाथ करके और बकवास करते रहते हैं। सियासी अदाकारी का सिलसिला पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अरसे से जारी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ने तौसी के वक्त भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले नया वज़ीर आज़म आएगा फिर तरमीम होगी, जबकि उस वक्त हुकूमत बहुत एतमाद से कह रही थी कि वो मतलूबा वोट आसानी से ले लेंगे। सेनेट में सादिक संजरानी के खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, तब भी पीपल्स पार्टी की जानिब से उंगलियां उठी थी। इस वक्त बिलावल भुट्टो ने तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई थी, सेनेटर्स ने अपने इस्तीफे भी जमा कराए थे, लेकिन नून लीग ने इसे भी सियासी अदाकारी करार दिया था। बात यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरह हुकूमत इस बार भी पुरअज़्म थी कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। हुकूमत को तो इन सेनेटर्स की तादाद भी मालूम थी जो उसके हक में वोट देने वाले थे, और जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ था उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने अपनी हरीफ सियासी जमात मुस्लिम लीग नून से दगा किया था। इमरान खान के मुकाबले पर शहबाज शरीफ की हिमायत से इनकार कर दिया था। यही मामला सदारती इलेक्शन में भी हुआ। ऑपोजिशन मुत्तफिका सदारती उम्मीदवार न ला सकी थी और नून लीग पीपल्स पार्टी को इल्जाम देती थी। एक अंडरस्टैंडिंग थी कि कंसेंसस उम्मीदवार लाया जाएगा और 3 नाम दिए जाएंगे उस तरफ से, लेकिन ऐसा ना हुआ। मालूम नहीं पीपल्स पार्टी की क्या मजबूरियां हैं। पीपल्स पार्टी की टीम आई थी और उन्होंने खुद ये कहा था कि ये जो कंबाइंड अपोजिशन बनने जा रही है इसमें शहबाज शरीफ साहब चूँकि अक्सरियती पार्टी के लीडर हैं इसलिए वज़ीर आज़म का इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए। बाद में वो बैकआउट कर गए जरदारी साहब के कहने पे। पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो सिर्फ हुकूमत को फैसिलिटेट करने का है, और आज की तरमीम को किसी दबाव का नतीजा करार देने वाले रजा रब्बानी आवाज तो उठाते हैं लेकिन फिर आवाज उठाकर खामोश हो जाते, इसी निज़ाम का हिस्सा बने रहते हैं, इसी के हक में वोट भी देते हैं। इन्हीं रजा रब्बानी ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में भी वोट दिया था और बाद में आंसू भी बहाए थे। आज मैं समझता हूँ कि मुझे इस सेनेट में तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद जितना शर्मिंदा मैं आज हूँ शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। आइंदा कल आयम मेरे ऊपर है। मैंने आज अपने ज़मीर के खिलाफ आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी जिस मौक़िफ़ को दुरुस्त समझती है इसके लिए डट कर खड़ी क्यों नहीं होती? क्या वो बुज़िल है, कमज़ोर है या फिर सियासी अदाकारी कर रही है? पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, सर मैंने पूरी टाइमलाइन बता दी, कहाँ पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया, कहाँ पीपल्स पार्टी उस स्टैंड से पीछे हटी और बाद में कहा कि हमारे साथ तो ज्यादती हुई है। अब रहमान मलिक साहब मिलते हैं आर्मी चीफ साहब से, जो गुफ्तगू उस प्रेस रिलीज में सामने आई सब कुछ वही हुआ जो बाद में कमेटी में फैसला किया गया। सर क्या वजह है? कमजोरी है, मफाहमत है, क्या है ये? की गुजारिश है कि आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं बेहतर होता आप पार्लिमानी पार्टी के किसी हमारे मेंबर से सवाल करते, वो आपको बेहतर सूरत हाल बता सकते। मैं क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं हूं, वहां क्या सूरत हाल हुई, क्या डिबेट हुई, किसने क्या किया, मुझे उसकी डिटेल का पता नहीं है, लिहाजा मैं उसके ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली। रही बात कि रहमान मलिक साहब आर्मी चीफ से मिले,
उसके बारे में बिलावल साहब ने परसों लाहौर में जब ये सवाल उन पे हुआ तो उन्होंने बाकायदा इसको क्लियर किया था कि वो हमारी आशीर्वाद से नहीं बल्कि वो वैसे मिले हैं। अब मैं उनसे इसकी जरूर पूछूंगा कि वो क्यों मिले हैं, यानी वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में मिले हैं एज चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, वो तो उनकी ऑफिशियल हैसियत है और उसके लिए तो उनको पार्टी की इजाजत नहीं चाहिए होगी, लेकिन अदरवाइज अगर वो मिले हैं तो उनका चेयरमैन साहब ने क्लियर किया कि हम उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे उसकी, तो वाजे हो गया कि वो पार्टी की हदायत पे नहीं गए थे और आर्मी चीफ से मिले, ठीक है। हमने कहां अपनी सपोर्ट प्लेज कर दी उससे? किसने कहा कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट प्लेज कर रही है? और अकेला रहमान मलिक, अकेला कमर जमान, अकेला कोई और, ये पार्टी का तर्जुमान नहीं होता। पार्टी अपनी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रांग रखते हुए आज भी बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज साहब अर्ज ये है कि वो जिसके भी कहने पे मिले, आपके आशीर्वाद से नहीं गए होंगे, जिसके भी कहने से मिले सर, लेकिन जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर की जारी हुई है उसमें जो उसमें लिखा हुआ था बिलाखिर उस कमेटी में वही हुआ जो उस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था। क्या लिखा था मैंने नहीं देखा सर। मैं अर्ज कर देता हूं, मैटर्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी वर डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। द सेनेटर appreciated Pakistan Army's success in bringing peace to the country। अब आखिरी जुमला सर बड़ा अहम है। And pledged support of the Senate committee on the internal security towards consolidating the gains। तो सर फिर इंटरनल जो सेनेट कमेटी थी उसने वही किया सर जो तो की गई थी इस प्रेस रिलीज के हवाले से। But pledged support of the committee, not of the party। वो कमेटी के चेयरमैन है जिसमें पीपल्स पार्टी मेजोरिटी में नहीं है और वहां पे फैसले को चेयरमैन नहीं करता। चेयरमैन इज नॉट अथॉरिटी ऑफ एनी कमेटी। ठीक, यानी कायरा साहब के जो रहमान मलिक साहब ने जो भी कमिटमेंट की वहां जाके उसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही पीपल्स पार्टी उसको एंडोर्स करती थी। मेरे भाई, मैंने गुजारिश की कि मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मुझे उसकी तफसीलात जो निटी ग्रिटी आप मुझसे पूछना चाहते हैं क्योंकि मैं उन कमेटी उन मीटिंग्स में नहीं हूं कि मैं बता सकूं, लिहाजा किसी मेंबर से पूछ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अर्ज है कि आप पार्टी के तो बहुत सीनियर मेंबर है ना सर, मैं सिर्फ आपसे पार्टी पोजीशन पूछ रहा हूं। कमेटी ने जो किया वो तो कर दिया उन्होंने। जो पार्टी की पोजीशन इसके ऊपर थी इस मीटिंग के ऊपर, उसकी मैंने आपको वजाहत कर दी, कल भी वजाहत की है और परसों बिलावल साहब ने खुद की है। इसके बावजूद अगर आपका हुस्न ज़न है कि आप उन एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानना चाहते तो आप हमें बता दें कि हम क्या कहें जिससे आप मुतमईन होंगे, हम वो कह देते। नहीं सर, देखिए हमारे मानने या मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारा काम सिर्फ सवाल करना है सर। आप जो बेहतर जवाब आप जो है वो आप जो बेहतर जवाब दें वो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे सर आपकी मेरी बात सुन लीजिए। चेयरमैन साहब जब खुद कह रहे हैं कि मैं उनसे एक्सप्लेनेशन लूंगा, उसका मतलब है हमें उस बात को समझ लेना चाहिए। अब अगर आप उस बात पे मुतमईन नहीं है तो आपके इत्मीनान के लिए आज तीसरे दिन भी आपका सवाल वही है, तो फिर मैं यही पूछ सकता हूँ ना कि आप मुझे बता दीजिए आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं ताकि मैं वो कह लूं। नहीं सर, मैं अपने वर्ड्स बिल्कुल भी आपकी मुंह में नहीं डाल सकता, आपका अपना मौके पर। लेकिन सर देखिए होता ही है कि जो माजी का ट्रेंड होता है सर वो भी कभी कभी बात सामने आ जाता है। माजी का ट्रेंड क्या कह रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, आपने जब बाहर आके बात की आपने कहा कि जी नहीं ये गलत है, रजा रबानी रोते रहे, उन्होंने कहा गलत है लेकिन वोट फिर भी हो गया। एक्सटेंशन का मामला था, आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी एक्सटेंशन हो गई, शोरगुल भी हुआ आपकी पार्टी के अंदर से, लोगों ने कहा। सर मामला ये था कि पीपल्स पार्टी जो बात कर रही होती है पार्लियामान में जाके मुख्तलिफ हो जाता है उससे। अर्ज यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हमारी पोजीशन बहुत वाज़ेह हो चुकी है। हम उस वक्त भी उसके खिलाफ थे, उस वक्त भी हमारे दौर में जब ये बनी थी उस वक्त भी हमने एक्सटेंशन दी थी, उस वक्त भी खिलाफ थे, इस दफा भी खिलाफ थे। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री ये कहती है कि टेररिज्म फैल रहा है और हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और ये पीपल्स पार्टी का इसरार था कि ये बिल अंदर खाने पास नहीं हुआ बल्कि इस बिल को डिबेट कराना पड़ा और हमने उसको कंडीशनलिटीज के साथ सपोर्ट किया कि हाँ हमने कहा कि इट्स अ बैड लॉ लेकिन एक वक्त की जरूरत है क्योंकि हमारा मुल्क टेररिज्म का बड़ा पुराना शिकार रहा है। उस हवाले से तक हम था, लेकिन हमने कहा कि इनके पास कौन कौन से केस नहीं जाएंगे वो भी कैबिनेट लगाए गए, वो अनकंडीशनल नहीं हो गया था पास। इसी तरह आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का इशू था, पीपल्स पार्टी का मौकफ पहले दिन से वाज़ेह था। अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उस बिल को ब्लॉक कर सकती थी तो पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था। आप बताइए कर सकती थी? पीपल्स पार्टी ने अमेंडमेंट्स फाइल की,
पीपल्स पार्टी ने बाकी अपोजिशन की जमातों को कायल करने की कोशिश की, बाकी हमारे साथी ने नहीं माने, उन्होंने कहा जी हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आप सादिक संजरानी का अदम एतमाद का वोट आप ऐड कर लें सर, उस पर आपके साथियों ने कहा, ख्वाजा आसिफ तक ने कहा सर, आपके जो साथ थे उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने पता नहीं क्या किया है। तो सर वहां पर भी आप देख लें, कुछ दिखाया कुछ और जा रहा था, इस्तीफे भी दिए जा रहे थे, मगर वहां पे अदम एतमाद की तहरीक भी नाकाम हो गई। हमारे बंदों ने वहां पे वोट डाला, आपको पता है, सारा पाकिस्तान जानता है कि वोट कैसे लिया गया। जो वोट विजिबल था सामने खड़े होकर दिया, सारे मेंबर्स ने वोट डाला। तो सर वही तो अर्ज कर रहे हैं, फैसल वाडा कहते हैं कि वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, फैसल वाडा बताते हैं कि वोट कैसे लिए गए, इसी वजह से इस्तीफा जमा कराए थे मुस्तफा नवाज खोखर ने और बाकियों ने। किसी संजीदा बंदे की बात करें उसका मैं जवाब दे लूं। फैसल वाडा साहब तो शुगल करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, वो तो कोई खास किस्म की स्टोरी चलाते रहते हैं ना। संजीदा उनके गवर्नमेंट के बंदों की बात करें, आपको पता है कि वो बिल कैसे पास हुआ, वो कैसे फेल हुई हमारी मूवमेंट, और वो हमारे लिए सेटबैक था, पीपल्स पार्टी के लिए भी, बाकी जमातों के लिए भी। चले बिल्कुल ठीक। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुस्तफा कमाल साहब से पूछेंगे कि कराची ने तो बहुत को बहुत कुछ दिया, रोजी भी दी, घर भी दिया, छत भी दी, कराची वालों ने क्या सिर्फ कचरा ही दिया कराची को? वक्फे के बाद कचरे के ढेर, उबलते गटर, गली गली खड़े पानी के जौहर, ये कराची के वो मसाइल हैं जो कराची पर लादे जा चुके हैं, जिनका जो ताफुन है वो इस्लामाबाद की फजाओं में भी महसूस किया जाता है। कभी सिंध हुकूमत, कभी मेयर कराची, कभी वफाकी वुज़रा, कभी सूबाई वजीर, हर कोई इसकी सफाई का बीड़ा उठाता है, ऐलानात किए जाते हैं, फिर ये ऐलानात इन गंदगी के ढेरों में दब जाते हैं और कराची के चौक चौराहों पर और गलियों और बाजारों में नाले बहते और गटर उबलते रहते हैं। सवाल यह है कि इतने वादों और नारों के बावजूद साफ सुथरे कराची का ख्वाब पूरा क्यों नहीं हो सकता? इसका सादा सा जवाब यह है कि इस मसले के खात्मे के लिए जो रास्ता चुना जाता रहा है वो रास्ता ही गलत होता है नाज़रीन, और अब NDMA को भी कराची की सफाई के लिए बुलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने फ़ौज पाकिस्तान से भी मदद लेने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन NDMA भी कराची पहुंच चुके हैं। आज इस हवाले से गवर्नर सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म कराची की सूरत हाल पर बहुत रंजीदा है, इसीलिए सफाई का टास्क NDMA को दिया गया। सफाई का काम फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा, जबकि मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ आर्टिकल 140 के नफाज में ही है। वज़ीर आज़म ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए उन्होंने NDMA के को तो हिदायत की, उन्होंने वो यहाँ पर आए, DG FWO को भी हिदायत की कि वो फौरी तौर से कराची पहुँचें। ये कराची वालों को खुशखबरी ज़रूर दे सकता हूँ कि वफाक अब 100% कराची के ऊपर मुतवज्जो हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कराची के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। कराची के जितने भी इश्यूज हैं उनका सलूशन आर्टिकल 140A में छुपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उस आर्टिकल को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवाएं। इमरान इस्माइल, वसीम अख्तर, मेयर वसीम अख्तर आर्टिकल 140 को नाफिज करने की बात कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 140 कहता है कि सूबाई हुकूमत ऐसी बल्दियाती हुकूमतों के लिए कि इलेक्शन करवाएंगी जिन्हें मुंतखब होने के बाद सियासी, इंतजामी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी। मेयर कराची आईनी तौर पर बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कराची में गंदगी की वजह क्या है। आखिर क्यों बार बार सफाई के बावजूद पानी की निकासी नहीं होती है? इसकी वजह सीवरेज का वो फटीचर और बोसीदा निज़ाम है जो हर साल बारिश में जवाब दे जाता है। जब भी बारिश होती है निकासी आपका ये 50 साल पुराना सिस्टम बैठ जाता है और पूरे शहर को बारिश के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। मसला ये है कि शहर में बरसाती नालों और सीवरेज के निज़ाम को यकजा कर दिया गया। कराची में औरंगी नाले और शेरशाह नाला, गुज्जर नाला, नहर ख़याम समेत 41 छोटे बड़े नाले हैं नाज़रीन, जिनकी नकासी समंदर के अलावा लयारी नदी और मलीर नदी में होती, और 510 छोटे नाले हैं। लेकिन कराची के साथ अलमिया
ये हुआ कि नालों की गुजरगाहें वक्त के साथ साथ कानूनी और गैर कानूनी तजावुजात की वजह से सुखड़ गई। इन नालों की गुजरगाहों पर कब्जा करके घर बना दिए गए। लियारी नदी को शहर की नकासी का अहम जरिया समझा जाता है, वहां अब ग्रीन बेल्ट के नाम पर तजावुजात बनाई जा रही हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सी निजी हाउसिंग स्कीमें पानी के बहाव के कुदरती रास्तों में जबरदस्ती रद्दोबदल कर रही हैं, जिसकी वजह से पानी आबादियों में आ जाता है। महमूदाबाद नाले के दहाने पर DHA की जानिब से तामीरात की गई, जबकि माड़ीपुर की जानिब से समंदर में गिरने वाला सोल्जर बाजार नाला भी KPT ऑफिसर्स कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी की गैर कानूनी तामीरात की वजह से बहुत छोटा हो गया। शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन का कहना है कि शहर के फैलाव के मुताबिक सीवरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि सारी तवज्जो जो है वो नालों से कचरे की सफाई पर दी जाती है, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं होता और हर बारिश पर शहर डूब जाता है। इस नाक़िस मनसूबाबंदी का सबूत नाज़रीन हालिया बारिशों में सुपर हाईवे पर ज़ेरे आब आने वाली आबादियां हैं। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि नादर बाईपास बनाते वक्त पानी की निकासी के लिए सड़क के नीचे नालियां नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से पानी का कुदरती बहाव मुतासर हुआ और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची के मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर में गुंजाइश ही नहीं है। ये सड़कों पर जो पानी नजर आता है इसकी निकासी हो ही नहीं रही। सारी सीवरेज लाइनें बंद हो चुकी हैं, जो छोटे बड़े जो कचरे से जो नाले ब्लॉक हैं, और यही वजह है कि सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। 2 रोज कबल सूबाई वजीर सईद गनी और नासिर शाह ने भी इसी खराबी की निशानदही की थी कि शहर के नालों पर कब्जा माफिया काबिज है, जिसकी वजह से निकासी का सारा सिस्टम बार बार धोखा दे जाता है। जहाँ भी गैर कानूनी कब्जे हैं या कोई इस तरह की बात है उस पर एक्शन लिया गया है, और सिंध गवर्नमेंट किसी को भी ये इजाज़त नहीं देती कि गैर कानूनी तौर पर कहीं वो कब्जा करें। नाज़रीन, अब ये बात तो तय है कि गंदगी और पानी की अदम नकासी कराची का मसला है और इसका हल वक्ती सफाई नहीं हो सकता, बल्कि सीवरेज के नए निज़ाम की बुनियाद है। चाहे NDMA आ जाए या चाहे MQM PTI जोर लगाए, कोई भी सिंध हुकूमत कचरा उठाने और नालों की सफाई से पानी की निकासी बेहतर नहीं होगी। यही वजह है माजी में कई बार कराची की सफाई मुहिमें चलाई गई, कचरा उठाने के ऐलानात किए गए, लेकिन सूरत हाल जो की तू रही। कराची तैयार हो, इंशाल्लाह कल से हम सफाई मुहिम का कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको शुरू कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरी कोशिश की जाएगी कि 1 महीने में बहुत सारों से ये कचरा उठा लिया जाए। 21 तारीख को हमने उसका लॉन्च किया, इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। मैं खुद भी बात करूंगा कि अली जैदी साहब से और फेडरल गवर्नमेंट से कि 1 महीने तक मेहरबानी करके हमारी मदद ना करें कोई। 100 दिन हम आपको सड़कों पे नजर आएंगे। हमारा काम इलाकों में गलियों में शुरू हो गया है। जिसने इस मुल्क के अंदर गंद किया है उसको साफ करना है हमने। अब जिन्होंने गंद किया है उनको भी साफ करना है और जो गंद हुआ है उसको भी साफ करना है। लेकिन अब एक बार फिर कराची में सफाई की जाएगी। इस बार NDMA और फौज की मदद भी ली जा रही है, लेकिन सिंध हुकूमत के वजीर सवाल उठा रहे हैं कि नालों की सफाई का काम तो KMC का होता है, NDMA को बुलाने की समझ नहीं आ रही। कराची के शहरियों ने भी वजीर आजम के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। NDMA को सफाई का टास्क मिलने पर कराची के शहरियों ने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहर को बहुत गंदा हो गया, क्या हाल हो रही है, पानी नालियाँ भर रही हैं। इमरान खान को क्या कह सकते हैं, तो बेड़ा गर्क हो गया। फौज का काम नहीं है ना, हर काम फौज करे, फौज का जो काम है वही करेंगे ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। आर्मी तो हमारी आखिरी उम्मीद है ना, इंशाल्लाह साफ कर देंगे। आर्मी से ये काम कराओगे, नाले साफ कराओगे, जो इदारे पहले जो ये काम जिनके हवाले किया हुआ है वो सही हो जाए, वो करें बराबर से, तो फिर और किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। NDMA अपने चक्रों में फंसी हुई है। सैलाब अभी आ जाएगा, वो उधर लग जाएगी, कहाँ से आएगी? अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये कर दे तो बहुत अच्छी बात है। इनकी बड़ी मेहरबानी। आखिर बार बार क्यों वही रास्ता इख्तियार किया जाता है जो मसले को हल करने के बजाय मसले को वक्ती तौर पर खत्म कर देता है? इसी हवाले से बात करेंगे। हम मौजूद हैं साबिक मेयर कराची और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहली बात तो ये कि ये ऐसा ही है कि मेरा घर है मुस्तफ़ा साहब या आपका घर है सर, और हम अपने घर की सफाई खुद नहीं कर पाते। हम पड़ोसी से कह रहे हैं कि भैया आके हमारे घर को साफ कर जाओ। मतलब कराची वाले कराची की सफाई नहीं कर पाए। मैं किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दे रहा सर, इसमें PTI हो, सिंध हुकूमत हो, MQM कोई भी हो सर, कराची साफ नहीं हो पाया और अब NDMA को सर जो है वो बुलाया जा रहा है। सर, आपको लगता है सर ये मसले का हल है
या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता था जो नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले तो साहब की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करते, उनकी नीयत पे शक नहीं करते, और उनकी नीयत में बिल्कुल ये वाली बात होगी कि शायद कि वो कराची को के हालात को देखकर परेशान हो। लेकिन उन्होंने जो इसकी रेमेडी चूज़ की है उसमें मैं अपनी हम्बल से एक सबमिशन करना चाहूँगा कि देखिए, ये जो कराची में रोज़ाना 12,000 टन गार्बेज रोज़ाना प्रोड्यूस होता है, रोज़ाना, और ये जो नाले हैं ये हर 2 महीने 3 महीने के बाद सफाई मांगते हैं, और इसके साथ जो पानी चलता है उसके अंदर सिल्ट चलती है। सिल्ट जो है नीचे जब ज़मीन पर नालों की बेड पर बैठते अगर आप उसको डीसिल्टिंग ना करें, ग्रैब करें से उसको निकालें नहीं, तो एक टाइम आता है कि नालों का लेवल जो ऊपर आ जाता है, जो पानी इलाकों से आकर उसमें गिर रहा है वो पानी गिरने के बजाय वापस जा रहा होता है पानी, चूंकि नालों का लेवल ऊपर जा चुका है। अब ये रोज़ का काम है। NDMA हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, या पाक फौज को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, वो तो एक एपिसोड के एक कोई कैंपेन चलाकर 1 महीने 2 महीने भी मैक्सिमम है, वो एक दफा साफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अली ये मसला तो रोज का है, तो मैं नहीं समझता कि ये जो बात हो रही है ये परमानेंट हल है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहले कराची के बारे में अच्छे से सही तरीके से इसके मसाइल के ऊपर इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए। कराची पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि आपको ग्राउंड रियलिटीज पता हुए बगैर आप नहीं मालूम कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि शायद वज़ीर-ए-आज़म को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं उसी के ऊपर जो है वो अपनी डिसीजन करते चले जा रहे हैं। जो कि मुझे डर ये है कि देखिए, उन्होंने आर्मी को इन्वॉल्व कर दिया है, NDMA को इन्वॉल्व कर दिया है। हमने चंद माह पहले इसी तरह से वफाकी वजीर साहब की तरफ से एक कैंपेन यहां पर देखी थी, और मैं उनकी भी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता, नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। लेकिन उसकी क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि वो कैंपेन भी फेल हो गई। अब खुदा न खास्ता वज़ीर-ए-आज़म की इस इन्वॉल्वमेंट के बाद, और पाकिस्तान आर्मी के इन्वॉल्वमेंट के बाद, NDMA की इन्वॉल्वमेंट के बाद, FWO की इन्वॉल्वमेंट के बाद, अगर फिर कराची 2 महीने 3 महीने के बाद ये पता चलता है कि भाई ये मसला भी मरहला भी फेल हो गया, तो फिर कराची वाले कहां जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म ने इदारे इन्वॉल्व कर दिए, खुद इन्वॉल्व हो गए। तो मैं समझता हूं कि जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को इतनी आज़ाद ना छोड़ें और उनको जो है वो पैरेलल अपना सिस्टम कोई ना खड़ा करें। वो मैं समझता हूं, मेरी हम्बल सी सबमिशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आर्मी चीफ साहब को इन्वॉल्व अगर उन्होंने कर ही दिया है आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को कराची के मामलात में, तो उनके साथ उनको जहाज पे बिठाएं, साथ बैठें और कराची उतरें और सीधे वज़ीर आला हाउस जाएं। मीडिया को साथ लें, आर्मी को साथ लें, इदारों को साथ लें, और जाकर वो इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें। कराची को जो एक मैकेनिज्म जो इसका सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसके हार्डवेयर को ठीक कर देंगे और सॉफ्टवेयर ठीक नहीं करेंगे, कराची दोबारा इसी तरह से ब्लीड करेगा, प्रॉब्लम होती रहेगी। और वजीर आला से हमको ये बात करनी चाहिए कि भाई कराची में ये जो तमाम इख्तियारात और वसाइल हैं उसकी नीचे सही तरीके से तरसील की जाए। इट डजंट मीन के एट दिस मोमेंट जो ये जो मेयर है आपका वो बरी जिम्मा है, नहीं, ये सफाई का मामला तो अभी भी उनके पास है, ये कचरा उठाने का मामला अभी भी उनके पास है। लेकिन चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत आसानी से उन पर ब्लेम दे देती है और कुछ करती नहीं है, तो दोनों पार्टनर्स इन क्राइम है। और कुछ इदारे उन्होंने ले रखे हैं, चूंकि वोटर बोर्ड उनके पास है और इदारे उनके पास, इसलिए लोकल गवर्नमेंट को मौका मिलता है मेयर को कि वो हम किसी की नियत पर शक नहीं करते। हाँ, फैसला साजी के मयार पे जो है वो डिबेट हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आर्मी चीफ इन्वॉल्व हुए, फौज इसमें इन्वॉल्व हुई है। सर, आपने एक जमाने में कहा था कि कराची पर आर्मी चीफ अब तवज्जो दें, बिल्कुल जब एक तरह से मायूसी हो चुकी थी हर तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, MKM की तरफ से। सर, वो इसी किस्म की तवज्जो थी जिसके आप कहाँ थे जो अब दी जा रही है? नहीं, मैं जब आर्मी में बिल्कुल मैंने ये बात की, और इसलिए मैंने ये बात की कि भाई कराची वाले, फेडरल गवर्नमेंट सियासी हुकूमत नाकाम हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ कर बेड़ागर कर रही है कराची का, लोकल गवर्नमेंट वाले करप्ट हो गए, तो हम कराची वाले किसकी तरफ देखें? क्या UN की तरफ देखें? क्या बाहर मुल्कों की तरफ देखें? नहीं। तो मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए अपने इदारों की तरफ ही फिर आवाज हमें लगानी है। और मेरा मकसद उसमें यह था कि जो कराची में सूबाई हुकूमतों ने और लोकल गवर्नमेंट ने ये जो तूफान बदतमीजी मचा रखी है, इसके ऊपर आर्मी चीफ तवज्जो दें और आकर बैठे और वो बात करें, और वो वजीर आला से हमारे आर्टिकल 140A
की इंप्लीमेंटेशन करवाएं। और ये जो इदारे उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए हैं कि वाटर बोर्ड भाई बिल्कुल मेयर के अंडर में होना चाहिए, मास्टर प्लान बिल्कुल मेयर के अंडर में होना चाहिए, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो SBCA बना ली, खत्म होना चाहिए, KBCA कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये जो कराची के उन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए हैं। देखें, पीपल्स पार्टी के दोस्त ये कहते हैं हमारे कि जी हम सिंध की तकसीम नामंजूर, उसके ऊपर बिल्कुल आग बगोला हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिंध के रहने वालों की मर्जी के खिलाफ सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से कराची की भी तकसीम नहीं होनी चाहिए जनाब। आपने कराची को, एक डिस्ट्रिक्ट है कराची, उसको आपने 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 6 आपने डिफरेंट अथॉरिटीज क्रिएट कर दी हैं। सिर्फ एथनिक बुनियादों पर, सिर्फ तासुब की बुनियादों पर आप नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाते चले जा रहे हैं। और कराची की जो एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी थी उसको आपने खत्म करके, भाई जो मैकेनिज्म था पहले 18 टाउन्स थे और नीचे यूनियन काउंसिल थी, यही मैकेनिज्म, और एक डिस्ट्रिक्ट था। आपने एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट आपने कर दिए, जो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, जहां पर आपकी लिंग्विस्टिक आपकी जो है थोड़ी सी पॉपुलैरिटी है, वहां पर आपने ये वाला काम के लिए, ये कराची के लिए जहर कातिल है, सिंध के लिए जहर कातिल है, ये वफाक के लिए जहर कातिल है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर, हम उसको मानते हैं इस वाली बात को, इसी तरह से कराची की भी तकसीम नामंजूर। कराची को दोबारा एक डिस्ट्रिक्ट किया जाए, नीचे 18 टाउन्स बनाए जाए, और जैसे जैसे इलाका बढ़ता चला जा रहा है आप टाउन्स में इजाफा करते चले जाएं। लेकिन कराची के जो एक डिस्ट्रिक्ट की जो उसकी अफादियत है, उस डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी को आप खराब ना करें। अदरवाइज आप रहे हैं कराची के सूबे के 90% रेवेन्यू कमाने वाले शहर से आप खेल रहे हैं। जो सूरत हाल है वो क्या है? मतलब कितने ऐसे नाले हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हैं, कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर काफी अरसे से बिल्कुल काम नहीं हुआ। मतलब मेयर तो छोड़े, आप सूबाई हुकूमत भी वहां पर नहीं गई है। तो सर आपके पास, आपने डाटा कलेक्ट किया आपकी पार्टी ने सर इस हवाले से? देखिए, हमारे लोग हर गली हर मोहल्ले में मौजूद हैं। मैंने इस कराची के चप्पे चप्पे को देखा हुआ है, रातों को जागकर पूरे इस कराची की एक एक गली को मैं जानता हूं। इशू क्या है? देखिए 10 साल पहले इससे ज्यादा बारिशें थी ना, नहीं हुए ना ऐसे मामला के लोगों की गाड़ियां भी बह रही हों, लोगों के घर भी बह रहे हों, लोगों के छतों तक पानी चला गया हो। इशू है कि भाई एक इंसान भी अगर 5 दिनों तक जो है वो मुंह ना धोए, वो जो है वो ना नहाए, वो कंघी ना करे, तो उसको छठे दिन उसके घर वाले नहीं पहचानेंगे। आपने 10 सालों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ना कंघी की है, इसकी ना इसका मुंह धोया है, ना इसको नहलाया, ना इसकी मेंटेनेंस की है। तो डेफिनेटली ये जो कहां हुई है तबाही, बल्दिया टाउन में, औरंगे टाउन में, कस्बा अलीगढ़ में, और ये जो है नॉर्थ आबाद और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा बहा है। कैसे बहा है? 2 नाले हैं, एक गुजर नाला है और एक औरंगी नाला, जिसमें ये 8 टाउन्स का पानी वहां पे जाता है। ये 2 नाले पिछले कई सालों से इसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई है। हमेशा जब भी बारिशों के सीजन से पहले 4 महीने पहले हम गाड़ियां, क्रेनें लगाकर, हम एक्सीवेटर्स लगाकर, हम ग्रैब क्रेन्स लगाकर हम यहां की डीसिल्टिंग करते थे। वजह यह कि ये नाले जब आप उसमें पानी चलता है तो ये अपने साथ मिट्टी लेकर चलता है, तो मिट्टी, इसकी जो सिल्ट है वो नीचे तहत बताए जमती चली जाती है और पानी ऊपर से गुजरता है। एक टाइम आता है कि वो सिल्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो एरिया से पानी आकर गिर रहा है इन नालों में, ये सिल्ट ऊपर हो जाती है और ये एरियाज नीचे हो जाते हैं। और उसमें जरा सी फिर बजाय इसके पानी इलाकों से आकर नालों में गिरे, नालों का पानी वापस इलाकों में जा रहा है। ये सिचुएशन हुई हुई थी। उसका आप इलाकों में सफाई करते रहे, कोई मसला, कोई फायदा नहीं होगा। आपको इन नालों में कैपेसिटी, आपको जगह बनानी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फंड नहीं आता था मेरे जमाने में नालों की सफाई का। ये रूटीन का काम था। एम्प्लॉइज आज भी मौजूद हैं, मशीनें आज भी मौजूद हैं, लोग आज भी मौजूद हैं, तनख्वाहें आज भी जा रही हैं। ये सिर्फ पेन लेने की बात है। ये सिर्फ जो है वो ये डर हो, खौफ हो कि कोई इंसान तबाह बर्बाद होगा तो उसकी बद्दुआ लगेगी। अगर ये खौफ नहीं है तो फिर आपका ये बारिशें खत्म हो जाएंगी, टॉक शोज बंद हो जाएंगे, दोबारा हम अगली बारिश का इंतजार करेंगे और ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। असल में लोगों का, मैं समझता हूं कि इसके अंदर अमल दखल है। ये बुराई अब लोगों के हाथों में, इन बुराइयों को दूर कर, उन्होंने अपने हाथों से अपने ऊपर जुल्म करने वालों को अपने वोटों से मुस्तलद कर रखा है। ये लोग कहते हैं हम तो जमहूरी लोग हैं, वोट लेकर आए, सही कहते हैं। और किसने मुंतखब करवाया? लोगों ने मुंतखब। जो बह रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उन्होंने इनको जो है वो अपने ऊपर मुस्तलद कर रखा है। तो जब लोगों को अपनी बुराई अपने सर से हटाने का वक्त आ जाएगा, उनको ये ख्याल आ जाएगा, मैं समझता हूं ये मसाइल में कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से काम सारे हो सकते हैं। कीमती राय से भी हमें आगा आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मुस्तफा कमाल साहब मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको, क्योंकि बकरा ईद अब सर पे है बिल्कुल, और आपको मुख्तलिफ मंडियां जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की है वहां का रुख करवाएंगे।
नाज़रीन, ईद उल अज़हा में वक्त कम रह गया है। खरीदारों की कम पैसों में बेहतरीन जानवर खरीदने की कोशिश जारी है। दूसरी जानिब व्यापारी भी मुनाफा कमाने के लिए बेचैन। मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है, इस वक्त हम चलते हैं आपको लाहौर, और हमारे नुमाइंदे शाम में वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ की मवेशी मंडी में। दानियाल उमर, उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, आपको लिए चलते। दानियाल, बताइएगा लाहौर की मंडियों में क्या गहमा गहमी है? ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अपने घर पर लेकर जाना है सबसे ज्यादा खूबसूरत जानवर, लेकिन पैसे हैं कि बहुत ही ज्यादा बताए जा रहे हैं व्यापारियों की तरफ से। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा के अंदर। आइए यहां पर चलकर बात करते हैं व्यापारियों से कि इस दफा मार्केट का रेट क्या चल रहा है और खरीदार क्या पैसे ऑफर कर रहे हैं। आइए अंदर चल के जानते हैं। मंडी के अंदर इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ पर इस कदर रश नजर आ रहा है कि तिल धरने की जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे मंडी के अंदर हो नहीं सकती। आज बहुत ज़्यादा रश है ग्राहकों का। जानवर यहाँ पर बहुत सारे हमें नज़र भी आ रहे हैं। बात करते हैं चल के जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो दूसरे शहरों से अपने जानवर यहाँ पर लेके आए हैं। कितने खूबसूरत जानवर यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। आप किस शहर से आए हुए हैं यहाँ पर अपना जानवर लेकर, और अभी तक कितना रेट लग चुका है? इसका रेट 1.10 लग चुका हुआ है और मैंने 1.85 इसका मांगा हुआ है। मुल्तान से लेके आए हैं और इसका नाम बबली मजबूर है। ये 20 बच्चों से बहुत दूर है। वैसे भी ये बाज़ार में हमारा बच्चा बहुत मशहूर है। अच्छा, ये जो आप इसके 1.85 डिमांड कर रहे हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं, व्यापारी कैसे देगा इतने पैसे? आपको लगता है कि इतनी कीमत का जानवर है? ये भाईजान ये हमारे साथ ऐसे करते हैं, जब हमारा दिल करता है जानवर बेचने के लिए, जो शहरी आता है हमारे पास ये कहता है 60 ले लो, 70 ले लो। अब मंडी के अंदर जानवर नहीं है इसलिए हम इतना रेट मांग रहे हैं। मंडी के अंदर जानवर नहीं है जी, इसलिए रेट मांग रहे हैं। रश अगर आप देख सकें मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों का जमे गफीर है जो कि आए हुए हैं अपने लिए जानवर लेने के लिए, क्योंकि बस अब वक्त बहुत कम रह गया है और तैयारी करनी है अपने ईद उल अज़हा के जानवर की। तो इसलिए शहरियों की भी कसीर तादाद हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं जाकर जो शहरी आए हुए हैं उनसे कि वो किस तरह से जो है अपनी ईद के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। उनसे चल के बात करते हैं। मंडी में इस वक्त ग्राहक जो है उनकी बड़ी तादाद आई हुई है, उनसे भी जानना है बहुत ज़रूरी है कि रेट जो है वो क्या चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देख सकें तो काफ़ी सारे लोग जो है वो अपनी ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पे जानते हैं ग्राहकों से। एक भाई साहब यहाँ पे जो है वो अपने लिए जानवर देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपने कोई जानवर जो है वो पसंद किया है अपने लिए, या अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है? रेट बहुत ज़्यादा है। रेट बहुत ज़्यादा है। जानवर तो पसंद किया लेकिन जो पसंद आ रहा है उस रेट बहुत है उसके। जैसे आप फ़र्ज़ करें 80,000 वाला है, वो 1.5 लाख मांग रहे हैं। ये आपने क्या कुछ अभी तक जो है वो विजिट किया मार्केट के अंदर? गाय देख रहे हैं, बकरा देख रहे हैं, क्या लेके जाना है घर पे? गायें लेके जानी है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है उसमें। अभी हमने ये पीछे लगाया है 1 लाख रुपए लगाया वो, लेकिन 1,30,000 से नीचे नहीं आ रहा। 1,30,000 से नीचे नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं बकरों के इस दफ़ा क्या रेट चल रहे हैं? आपने देखे हैं बकरे जाके, क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं बकरों के? हमने बकरे भी देखे, बकरों की जोड़ियां भी देखी, लेकिन रेट्स इस टाइम डबल चल रहे हैं। जो पिछली बार हम 40,000 35,000 का लेते थे वो इस बार 80,000 मांग रहे हैं उन बकरों के। तो बिल्कुल नामुनासिब रेट है, कहाँ जाए व्यापारी। ग्राहक यहाँ पे कई सारे जो विजिट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जानवर बहुत महंगा है। बकरों की अगर बात करें तो 80,000 से ऊपर के भी बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो गाय है वो 1.5 लाख से ऊपर के मांग रहे हैं, लेकिन जो खरीदार है उसकी इस दफा इतनी गुंजाइश। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपना अपडेट किया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।